हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा ये वीडियो लेक्चर है ये है ग्राम सभा पे। पिछले कुछ समय से मैं आपको ग्राम सभा, पंचायत समिति और जिला परिषद से रिलेटेड बहुत सारे पीडीएफ शेयर कर चुकी हूँ, जिनमें इनके बारे में बहुत डिटेल में नोट्स थे और क्वेश्चंस भी थे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे, शॉर्ट क्वेश्चंस थे, लॉन्ग क्वेश्चंस थे। तो आपके पास में इसके रिगार्डिंग बहुत सारा मटेरियल अभी अवेलेबल है। तो अभी ये जो वीडियो लेक्चर है ये क्या है, एक तो जो मैंने आपको आपकी बुक बताई थी भारत में स्थानीय प्रशासन प्रोफेसर रविंद्र शर्मा की, तो उससे मैंने ये नोट्स बनाए हैं। तो आपके पास अगर बुक है तो एक तो आपको शॉर्ट में ये पता चलेगा कि किस तरह से इन चीज़ों को, जो आपके पास में नोट्स वगैरह हैं, उन्हें कैसे अरेंज करना है और कौन सी चीज़ों को कहाँ जोड़ना है। तो देखिए, गांव के संदर्भ में अगर हम स्थानीय प्रशासन में बात करते हैं तो आप दो टर्म्स पढ़ेंगे, एक ग्राम सभा और एक ग्राम पंचायत। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि इन दोनों में अंतर क्या होता है। तो देखिए, हमारे यहाँ जो गाँवों का प्रशासन है ये बहुत प्राचीन काल से ही स्थापित हो चुका था। हमारे पास बहुत ऐतिहासिक इस बात के सबूत हैं, बहुत सारे साक्ष्य हैं इस बात के कि गांव में हमारे यहाँ बहुत इंडिपेंडेंट तरीके से शासन किया जाता था और उसके लिए एक सभा का गठन किया जाता था जिसे ग्राम सभा कहा जाता था। और उसकी एक कार्यकारी शाखा के रूप में एक कमेटी का या एक समिति कह सकते हैं आप, एक समिति का गठन कर दिया जाता था, जो कि उस ग्राम सभा के द्वारा जो भी निर्देश दिए जाते थे, जो चीज़ें डिसाइड की जाती थी, उनके ऊपर किस तरह से एग्जीक्यूशन करना है, उनको किस तरह से क्रियान्वित करना है, किस तरह से उनको कार्य व्यवहार में लाना है, ये काम वो समिति करती थी। तो उसी कॉन्सेप्ट को हमने नए रूप में अपनाया है, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के रूप में। एक और एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको अगर ऐतिहासिक उदाहरण दूं तो वैदिक काल का मैं उदाहरण दे सकती हूँ, जिसमें सभा और समिति दो प्रकार की समितियाँ हुआ करती थी। और अगर हम आपको नए उसके आधार पर मैं आपको समझाना चाहूँ तो आप इसे ऐसे समझिए कि नेशनल लेवल पे जो काम, जो अंतर व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में होता है, वही ग्रास रूट लेवल पर या स्थानीय लेवल पर ग्राम पंचायत और पंचायत समिति में होता है। जिस प्रकार से व्यवस्थापिका जो होती है वो कार्यपालिका जो होती है, व्यवस्थापिका नहीं, कार्यपालिका जो होती है वो उन कामों को क्रियान्वित करने का काम करती है जो कि व्यवस्थापिका ने पारित किए हैं। वो व्यवस्थापिका कानून बनाती है, विभिन्न प्रकार के कार्यों को निर्देशित करती है, किस काम को कैसे किया जाना चाहिए, उसमें कौन से हित लाभ धारक होने चाहिए, कौन कौन सी पार्टीज़ को क्या क्या मतलब पार्टीज़ मतलब कौन से हित धारकों को किस प्रकार की चीज़ें, संसाधन उपलब्ध कराए जाने चाहिए, ये सारा डिसीजन करने का काम कौन करती है, व्यवस्थापिका। और उसे क्रियान्वित करने का काम कौन करती है, कार्यपालिका। उसी प्रकार से स्थानीय स्तर पर व्यवस्थापिका की एक प्रतिरूप के रूप में ग्राम सभा को गठित किया गया है। यानी कि किसी गांव में जो भी ग्राम पंचायत कार्य करेगी, जो कि कार्यपालिका के रूप में कार्य करेगी, वो ग्राम पंचायत किन कार्यों को करेगी, किस प्रकार करेगी, उनमें किस प्रकार के हितधारकों को लाभ होना चाहिए, किस प्रकार के कार्यों को किया जाना चाहिए, ये सारा का सारा डिसीजन ग्राम सभा के द्वारा लिया जाता है। तो ये व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के एक फ्रेम के रूप में इनको डिज़ाइन किया गया है। उसमें आप ग्राम सभा पढ़ रहे हैं, इसका मतलब आप उस स्थानीय स्तर की व्यवस्थापिका के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसमें पहली बात तो आपको ये जाननी है कि 73वें संविधान संशोधन से इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया है। संवैधानिक दर्जे का मतलब आप समझते ही हैं, संविधान में इसको स्थान दे दिया गया है। इसका मतलब भारत देश में जहाँ कहीं भी भारतीय संविधान लागू है, वहाँ अगर स्थानीय स्तर पर ग्राम पंचायत का गठन किया जाएगा तो आवश्यक रूप से उसमें ग्राम सभा का भी गठन होगा। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, ग्राम सभा के संगठन को समझाइए, ग्राम सभा के संगठन पर टिप्पणी लिखिए, तो आपको उसमें ये 5 पॉइंट्स लिखने हैं जो आपको दिख रहे हैं। पहला, उसके सदस्य कौन होते हैं, उसमें पीठासीन अधिकारी कौन होते हैं, उसकी बैठकें कब कब होती हैं, कौन सी होती हैं, उसमें निर्णय कैसे लिया जाता है, और उसमें गणपूर्ति या कोरम का ध्यान किस प्रकार से रखा जाता है। ये ग्राम सभा के संगठन में आपको 5 बातें लिखनी हैं। तो पहली बात सदस्यों की, तो देखिए हर गांव में जो भी वोट डालने वाले लोग होते हैं उनकी एक लिस्ट होती है जिसको कहते हैं निर्वाचक नामावली।
इस निर्वाचक नामावली में जितने भी व्यक्ति पंजीकृत होते हैं, यानी कि जो वोट डाल सकते हैं, यानी कि जो 18 साल की आयु पूरी कर चुके हैं और उस गांव के वो निवासी हैं, वो ग्राम सभा के सदस्य होंगे। दूसरा, पीठासीन अधिकारी, यानी कि अगर बैठक होगी ग्राम सभा की तो उसका अध्यक्ष कौन होगा, उसकी अध्यक्षता कौन करेगा। पहली बात, अगर सरपंच है तो आवश्यक रूप से सरपंच करेगा, अगर सरपंच नहीं है तो उप सरपंच करेंगे, अगर उप सरपंच भी नहीं है होता है तो जो ग्राम सभा के व्यक्ति होते हैं वो अपने में से किसी एक वरिष्ठ व्यक्ति को चुन लेते हैं जो कि अध्यक्षता करता है, तो वो उसका पीठासीन अधिकारी होता है। बैठकें 4 आवश्यक रूप से मानी जाती हैं, जो कि राजस्थान में स्पेशली ये 4 हैं, जैसे 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर को, और एक बैठक का और प्रावधान है। ऐसे 4 बैठकें हर हाल में होती हैं। तो बैठक के बारे में ये है, पहली बात तो कि इसके अलावा विशेष बैठक का प्रावधान भी होता है कि अगर बहुत अत्यावश्यक कोई कार्य हो और किसी प्रकार की स्वीकृति लेना बहुत आवश्यक हो तो ग्राम सभा की विशेष बैठक बुलाई जा सकती है। इसके अलावा गणपूर्ति या कोरम, गणपूर्ति से आप क्या समझते हैं कि कितने लोगों के इकट्ठे होने पर ग्राम सभा की कार्यवाही शुरू की जा सकती है, तो उसका रेशियो रखा गया है 1/10, यानी कि उस गांव में ग्राम सभा में जितने भी पंजीकृत व्यक्ति हैं उसके 1/10 व्यक्ति अगर इकट्ठे हो जाते हैं तो वो ग्राम सभा की बैठक शुरू की जा सकती है। इसमें एक बात और ध्यान रखी जाती है कि SC ST और OBC के जितना जनसंख्या है उसके अनुपात में बैठक में व्यक्ति उपस्थित होने चाहिए। फिर इसके साथ एक और क्या बात रखी गई कि अगर गणपूर्ति ना हो तो पहली बैठक जो है वो स्थगित कर दी जाएगी, लेकिन दूसरी अगर बैठक रखी जाती है उस काम के लिए और अगर वहाँ भी गणपूर्ति ना हो तो फिर उसका ध्यान नहीं रखा जाता और बैठक की कार्यवाही शुरू की जाती है। निर्णय हमेशा बहुमत के आधार पर लिए जाते हैं, यानी कि जो भी मुद्दा रखा गया है उसके ऊपर बहुमत का क्या डिसीजन है इसके आधार पर लिए जाते हैं। अब उसके बाद देखिए आता है इम्पॉर्टेंट ग्राम सभा के कार्य या शक्तियाँ। मैं आपको इसके बारे में एक पूरी PDF सेंड कर चुकी हूँ जिसमें बहुत डिटेल में बताया गया है कि इसके क्या क्या काम हैं, किस तरह के काम ये कर सकती है। आपकी किताब में भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन वो सारे मैंने नहीं लिए हैं। मैंने कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट जो कि आपको समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं वो लिए हैं। तो पहली बात आप इसमें क्या लिखेंगे कि समस्त विषयों पर विचार विमर्श ये कर सकती है जो ग्राम वासियों द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े होते हैं, यानी कि वो किसी भी रूप में गांव वालों से जुड़े हों, उन सभी मुद्दों पर हम ग्राम सभा में बात की जा सकती है। इसका क्या होता है कि जब बैठक होनी होती है तो बैठक की सूचना, उसका कौन सा समय है और उसमें किन किन मुद्दों पर बात की जाएगी, ऐसी एक सूचना बना करके गांव में जगह जगह चिपकाई जाती है। जो ग्राम पंचायत के अधिकारी होते हैं वो वहाँ चिपकाते हैं। 15 दिन का टाइम देते हैं लोगों को, 15 दिन पहले बताना होता है कि ग्राम सभा की बैठक है और हम इन मुद्दों पर उसमें बात करेंगे। तो उन मुद्दों से संबंधित फिर लोग उन 15-20 दिन जो भी टाइम होता है उसमें आपस में डिस्कस कर सकते हैं कि इस मुद्दे पर हमारे गांव की क्या राय होनी चाहिए। सिंपली जैसे एज एग्ज़ाम्पल कोई चेक डैम बनाया जाना है या कोई तालाब खुदवाया जाना है तो उसके लिए भूमि चिन्हित कहाँ खुदा जाना चाहिए, किस तरह से बनाया जाना चाहिए, इस तरह की जो बातें होती हैं उनके बारे में डिस्कस किया जा सकता है। तो देखिए जो इम्पॉर्टेंट है इसमें कि योजनाओं का निर्माण किस प्रकार, निर्माण का मैं आपको एग्जाम्पल दे चुकी हूँ, किस प्रकार से निर्माण होगा, उसका क्रियान्वयन कैसे होगा, अगर क्रियान्वयन चल रहा है तो उसकी क्या प्रगति है, उसका मूल्यांकन करना, उसको देखना कि ये काम जो चल रहा था ये ठीक ढंग से चला है कि नहीं, कहाँ तक पहुँचा है, कितना पैसा इसमें खर्च हुआ है, क्या सही पैसा खर्च हो रहा है, क्या जो माल आ रहा है या जो सामान आया है बनाने के लिए या और तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए वो ठीक आ रहा है या नहीं, इन सब बातों पर ग्राम सभा बात कर सकती है। उसके अलावा योजनाओं के लाभान्वितों का चयन, जैसे सरकार के द्वारा विभिन्न योजनाएं ग्राम पंचायत के स्तर पर लागू की जाती हैं तो उसमें किस वर्ग के लोगों को कितना फ़ायदा मिलना चाहिए और कौन कौन से परिवार हैं जिन्हें बहुत, क्योंकि गांव में रहने वाले लोग ही ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं कि कौन सी फैमिली सबसे ज़्यादा नीडी है, तो उनके लाभान्वितों का चयन भी ग्राम सभा के स्तर पर किया जाता है। उसके अलावा सामाजिक अंकेक्षण करना एक मुख्य कार्य इनका होता है। सामाजिक अंकेक्षण क्या होता है, अगर आपको याद हो अपनी फर्स्ट ईयर की थोड़ी बहुत क्लासेस, तो मैंने आपको फर्स्ट ईयर में ये कॉन्सेप्ट समझाया था कि किसी भी गांव में अगर किसी योजना या किसी प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ भी हो सकता है उसके बारे में
वो इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, तो उसका मूल्यांकन करने के लिए एक समिति, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि एक कमेटी का गठन किया जाता है, जिसमें कुछ सदस्य ग्राम सभा के होते हैं। उस क्षेत्र में अगर कोई एनजीओ सक्रिय है तो उस एनजीओ के सदस्य होते हैं। उसके अलावा ग्राम पंचायत के सदस्य भी होते हैं और राज्य सरकार के कुछ प्रतिनिधि होते हैं। ऐसे 4-5 जो हितधारक होते हैं, इनको हम बेनिफिशरीज़ कहते हैं, यानी कि इन सभी को उस पर्टिकुलर एरिया में विकास से फ़र्क पड़ता है, तो उनको इकट्ठा करके और जो भी योजना होती है उसका मूल्यांकन किया जाता है कि काम ठीक से चल रहा है या नहीं, सामान आया है वो क्वालिटी का है या नहीं, जिस समय काल तक इसको पूरा हो जाना चाहिए था और जितना हो जाना चाहिए था क्या उतना हो रहा है या नहीं हो रहा है। इससे क्या होता है, एक अच्छी ट्रांसपेरेंसी डेवलप होती है और काम जो है वो अच्छी गति से हो पाता है। फिर है ग्रामीण समाज में एकता और सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखना, यानी कि गांव में जो भी कम्युनिटीज़ हैं उनके बीच में किस प्रकार से भाईचारा और डेवलप किया जा सकता है। अगर कोई स्पेशल प्रोग्राम्स रखने हैं, मेले आयोजित करने हैं, किसी त्यौहार को बहुत स्पेशल तरीके से मनाना है, बच्चों को कुछ पुरस्कार देने चाहिए या महिलाओं को कुछ सम्मानित करने के कार्यक्रम किए जाने चाहिए कि नहीं किए जाने चाहिए, ये सारे डिस्कशन जो हैं वो ग्राम सभा में हो सकते हैं। इसके अलावा देखिए आपकी बुक में बहुत कुछ दिया हुआ है पॉइंट वाइज, तो बहुत सिंपल है ये कि सांस्कृतिक विकास, साक्षरता और शिक्षा के लिए किस प्रकार की योजनाएं बनाई जानी चाहिए, उनका अनुमोदन ग्राम सभा करती है। फिर ग्रामीण पोषाहार कार्यक्रम अगर होते हैं तो उन्हें प्रोत्साहित किस प्रकार से किया जाना चाहिए। अगर कमज़ोर और पिछड़े वर्ग हैं तो उनको किस प्रकार से भूमि आवंटन होने चाहिए। आबादी भूमि की विकास योजना, मतलब जहाँ लोग रहते हैं उस भूमि को किस प्रकार से विकसित किया जाना चाहिए, उसका अनुमोदन करने के संदर्भ में। अगर लघु जल योजनाएं, यानी कि छोटे स्तर पर अगर चेक डैम बनाए जाने, तालाब खुदवाया जाना, सिंचाई के लिए किसी प्रकार की व्यवस्था किए जाने से संबंधित कार्य हैं तो वो किस प्रकार से किए जाने चाहिए। अगर वहाँ पर कोई वन क्षेत्र है तो उसके संसाधनों को किस प्रकार से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ये सारे के सारे काम जो हैं वो ग्राम सभा के होते हैं। अब एक देखिए आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है ग्राम सभा के बारे में, अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं की शक्तियों के बारे में आपसे सीधे 50 वर्ड्स में एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं की शक्तियों के बारे में टिप्पणी लिखिए। या आपसे पूछा जा सकता है कि अनुसूचित क्षेत्रों के विस्तार अधिनियम 1996 को समझाइए या उस पर टिप्पणी लिखिए। तो देखिए इसको क्या करने की ज़रूरत थी कि हमारे यहाँ कुछ क्षेत्र जो हैं वो अनुसूचित क्षेत्र के रूप में चिन्हित किए गए हैं, जिन्हें कि हम 5वीं अनुसूची के क्षेत्र भी कहते हैं। इन पर हमारे जो राज्यपाल होते हैं उनको विशेष अधिकार होते हैं उनके बारे में नियम कानून बनाने के। तो उनमें जो पंचायतें या ग्राम सभाओं का या ग्राम पंचायतों का गठन किया जाता है उनको विशेष अधिकार दिए गए हैं कंपैरेटिवली जो जनरल क्षेत्र की ग्राम सभा या ग्राम पंचायतें होती हैं उनके की तुलना में। तो सामान्य क्षेत्र की तुलना में जो ये अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम पंचायतें या ग्राम सभा होती हैं इनको व्यापक अधिकार और शक्तियाँ दी गई हैं। तो ये किस प्रकार के अधिकार दिए गए हैं, देखिए अनुसूचित क्षेत्रों के अपने कुछ सांस्कृतिक वैल्यूज़ होते हैं, अपनी कुछ परंपराएं होती हैं, अपने छोटे छोटे संसाधन होते हैं जिन पर वो निर्भर करते हैं, तो उनको कोई और डिस्टर्ब ना करे, उनको कोई और अपने लिए इस्तेमाल ना कर सके, इसीलिए इनको ये विशेष अधिकार दिए गए हैं। तो इनके अधिकारों में क्या शामिल होता है कि अगर किसी जगह पर गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है तो उनके लाभार्थियों की ये स्पेशली पहचान करते हैं कि हमारे क्षेत्र में क्या क्या किस तरह के लोगों को लाभ होना चाहिए। उसके अलावा अगर वो वन क्षेत्र है और वहाँ पर वन क्षेत्र के अलावा भी किसी भी प्रकार का संसाधन है, जैसे कि मान लीजिए खनन भूमि है, यानी कि खनिज वहाँ निकलते हैं, या वन भूमि से संबंधित संसाधन हैं, तो उनका किस प्रकार से खनन होना चाहिए, उनके खनन भूमि को किस प्रकार से लीज पर दिया जाना चाहिए, वन उत्पाद किस प्रकार से इकट्ठे किए जाने चाहिए, उनके संसाधनों का किस प्रकार से उपयोग होना चाहिए। अगर वहाँ पर लघु जल स्रोत हैं तो उनका किस प्रकार से उपयोग होना चाहिए। वहाँ पर जो छोटे बाज़ार विकसित किए जाते हैं उन बाज़ारों का किस प्रकार से प्रबंधन किया जाना चाहिए। इस तरह की, यानी कि उनकी अपनी जो इकोनॉमी होती है, जो इंडिविजुअली उस समुदाय से संबंधित, उस अनुसूचित जाति या जनजाति से संबंधित
जो छोटा सा इकोनॉमिक सिस्टम होता है, एक इकोसिस्टम जो कहेंगे, उनका जो निके जिसको कहेंगे हम, जिसमें वो रहते हैं, सरवाइव करते हैं, उसको किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जा सकता है। जितने तरीक़ों से प्रोटेक्ट किया जा सकता है उतने अधिकार उनको दिए जाते हैं, और हर एक के लिए अलग से लिस्ट किया जाता है कि इस क्षेत्र के लिए ये अधिकार हैं। तो ये आपको पूछा जा सकता है। बुक में इसके पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि इनके विशेष अधिकारों में, वैसे मैंने आपको बोलकर समझा दिया, लेकिन आप लिखने के लिए नोट करना चाहें तो बुक में सीधा सीधा लिखा हुआ है। उसके बाद पॉइंट आता है कि अगर इतनी अच्छे कॉन्सेप्ट बनाया था उसके बावजूद ये ठीक ढंग से काम क्यों नहीं कर रही हैं, ये इतनी प्रभावी क्यों नहीं हैं, तो इनकी निष्क्रियता के मुख्य कारण क्या होते हैं। पहली बात तो लोगों को ग्राम सभा की जानकारी का अभाव होता है, यानी कि गांव में जो लोग होते हैं वो अपनी पारिवारिक जीवन, अपनी आर्थिक समस्याओं और इनमें इतने उलझे रहते हैं और पढ़े लिखे भी कम होते हैं, तो उन्हें इस बात की जानकारी ही नहीं होती है कि ग्राम सभा नाम की कोई चीज़ भी होती है और हमें वहाँ कुछ बोलने का या जाने का भी अधिकार है, या हम अपने क्षेत्र के बारे में कुछ बोल भी सकते हैं, उन्हें ये भी जानकारी नहीं होती है। ग्राम सभा की बैठकें होती हैं तो जो कुछ गांव में कहना चाहिए अगड़ी जाति के लोग होते हैं, या जो राजनीतिक रूप से थोड़े सक्रिय होते हैं, जिनके परिवारों में मतलब काफ़ी टाइम, लंबे समय काल से राजनीति करते चले आ रहे होते हैं, उन्हें जानकारी होती है, तो वही उन सभाओं में चले जाते हैं और वही अपने हिसाब से डिसीजन ले लेते हैं और उनको एक्सेप्ट कर लिया जाता है। बाकी का जो जन समुदाय है, साधारण जन समुदाय है, उसमें जानकारी का अभाव होता है। उचित प्रचार का अभाव होता है, यानी कि ये जो बनाया गया है रूल कि 15 दिन पहले आप नोटिस चस्पा करेंगे गांव में मुख्य स्थानों पर कि बैठक है और उस बैठक की ये पॉइंट्स हैं, ऐसा कुछ किया नहीं जाता। मतलब ये एक नियम बना दिया गया है, लेकिन वास्तविक धरातल पर अगर हम देखें तो ग्राम पंचायत के अधिकारी इस प्रकार का कोई कार्य नहीं करते हैं। सिर्फ ग्राम पंचायत का जो ऑफिस होता है उसके नोटिस बोर्ड पर चिपका दिया जाता है कि तब बैठक है। अब ग्राम पंचायत के ऑफिस में जाके कौन देखने वाला है कि कब बैठक हो रही है, तो वो एक समस्या होती है। उसके अलावा उपयुक्त समय की कमी होती है। कई बार ग्राम पंचायतें, देखिए गांव में जो लोग रहते हैं खेती किसानी से जुड़े होते हैं या मजदूरी कर रहे होते हैं, तो इन चीज़ों के सीजन्स होते हैं, जैसे खेती का अपना सीज़न होता है। अगर आप सीज़न के टाइम किसी किसान से कहेंगे कि आज का पूरा दिन तुम ग्राम सभा की मीटिंग के लिए दे दो, तो वो नहीं देगा। उसके लिए अपनी फसल को काटना, उसको बाज़ार ले जाना, उसको बेचना, मंडी करना, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। उसके कंपैरेटिवली वो उसको अवॉइड करेगा। तो कई बार ये डिस्टर्बेंस भी बैठ जाता है, मतलब ये भी आ जाता है कि वो समय पर सही से नहीं होते। उसके अलावा सरपंच की उदासीनता, देखिए ये बहुत लॉजिकल पॉइंट है कि जो किसी को सरपंच बनाया जाता है वो चाहता है कि वो सब कामों को अपने हिसाब से करे। अगर ग्राम सभा की बैठक होती है और गांव के ज़्यादा लोग इकट्ठे होते हैं तो बहुमत के हिसाब से निर्णय होगा और उसको वो करना पड़ेगा जो ग्राम सभा कहती है। तो सरपंच ज़्यादातर चाहते ही नहीं हैं कि इस प्रकार के आयोजन हो, इसीलिए ना तो वो उसकी बैठक का किसी प्रकार का प्रचार प्रसार करने में इंटरेस्ट लेते हैं और ना ही ये चाहते हैं कि लोग इकट्ठे हों। फिर उसके बाद में पंचायत सदस्यों की अरुचि, वही बात जो सरपंच के साथ लागू होती है। सब चाहते हैं कि हमारे अपने हिसाब से काम हो, हम ही लाभार्थियों का चयन कर लें ताकि दूसरों को ऑब्लाइज भी कर पाएँ, हम ही जितनी योजनाएं आ रही हैं उसमें जो पैसा है वो किस प्रकार से खर्च होगा हम ही डिसाइड करें, लोगों को क्यों पूछे। तो वो भी अरुचि दिखाते हैं कि ना ही हो बैठक तो अच्छा है। फिर ग्रामीण जनता की जो होती है वो अरुचि होती है। ग्रामीण जनता की अरुचि क्यों होती है कि उनको समझ ही नहीं आता कि इस तरह की बैठकों की कोई उपयोगिता भी है क्या, क्योंकि उन्हें ये अधिकार नहीं होता, उन्हें मतलब अधिकार नहीं, उन्हें ये जानकारी नहीं होती है कि ये हमारा अधिकार है कि हम बताएंगे कि किसी योजना का पैसा कैसे खर्च होना चाहिए और किस प्रकार के लोगों को लाभ मिलना चाहिए, ये हम बताएंगे। उन्हें जानकारी नहीं होती तो उन्हें क्या लगता है कि हमें बुला लेते हैं, हमें सुना देते हैं कुछ भी बिठा करके और उसके बाद रवाना कर देते हैं, ये कोई बेकार में क्यों मैं अपना टाइम खर्च करने के लिए वहाँ पर जाऊँ। तो इस जो जानकारी का अभाव जो होता है इसकी वजह से ही इसकी अरुचि होती है। इस बात को आप लोग
थोड़ा उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझ सकते हैं। जैसे कि मैं आपको क्लास में पढ़ाती हूँ तो आप अपनी तरफ से कुछ भी तैयारी करके आना पसंद नहीं करते, पढ़ के आना पसंद नहीं करते, पहले से कोई क्वेश्चन भी नहीं पूछते। तो आपको क्या लगता है कि मैम ने जो बोला है बस वो सुनो और चले जाओ, ये क्लास हुई। तो इससे आपकी जो मेंटल ग्रोथ होनी चाहिए, एक क्लास में आने से आपको जो लाभ मिलने चाहिए वो नहीं लाभ मिल पाते। उसी प्रकार की स्थिति ग्राम सभाओं की भी होती है। फिर उसके बाद में है ग्राम सभा के पास कार्य क्षेत्र की अपर्याप्तता होती है। मतलब ये एक प्रकार की परामर्शदात्री संस्था है। इसके पास जो भी विषय होते हैं वो विचारणीय, कई बार उनके पास प्रॉपर आंकड़े भी नहीं होते, कोई उनको जानकारी नहीं होती है कि किस प्रकार का ब्यौरा है इस योजना से संबंधित, तो उसकी कोई जानकारी नहीं होती। तो वो एक तरीके से घिसा पिटा रूटीन हो जाता है, उन्हें कुछ समझ ही नहीं आता कि इस मामले में क्या बोला जाना चाहिए और क्या नहीं बोला जाना चाहिए। फिर लास्ट पॉइंट है ग्रामीण जनों की निरक्षरता। ये सबसे बड़ी बात है। सारे फसाद की जड़ जो होती है वो यही समस्या होती है कि लोगों को, अगर वो निरक्षर होंगे, पढ़े लिखे नहीं होंगे, और पढ़े लिखे भी हों लेकिन उन्हें अपने अधिकारों की जानकारी अगर नहीं है तो वो कुछ भी काम को करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा सकते, या कुछ भी काम को बहुत ज़्यादा उससे नहीं कर सकते हैं। फिर अब नेक्स्ट आता है कि इसको सक्रिय और प्रभावी किस प्रकार से बनाया जाना चाहिए। तो ऊपर जितनी कमियां बताई गई हैं उन्हें दूर कर दिया जाना चाहिए, तो उसको सुझाव हो जाएंगे। यानी कि समुचित अधिकार सौंपे जाने चाहिए, उनको अपने अधिकारों के अनुसार वित्त भी सौंपा जाना चाहिए। यानी कि पैसा के उनके अधिकार क्षेत्र में होना चाहिए कि उन्हें कैसे कैसे खर्च करना है। उसके अलावा जो ग्राम सेवक होते हैं उन्हें और ग्रुप सचिव को ग्राम सभा की बैठकों की समय समय पर सूचना प्रसारित करना अनिवार्य किया जाना चाहिए। और अगर सरपंच के ऊपर ये बाध्यकारी होना चाहिए कि वो नियमित रूप से बैठकें आयोजित करवाए और वो खुद भी उन बैठकों में उपस्थित रहे, इस बात की भी बाध्यता होनी चाहिए। समय पर सूचनाओं का प्रसार होना चाहिए। 15 दिन पहले गांव में जगह जगह पोस्टर की तरह लगा दिया जाना चाहिए कि तब बैठक है और ये एजेंडा रखा गया है। उसके अलावा ग्राम सभा जो निर्णय लेती है उनकी शीघ्र क्रियान्विति होनी चाहिए। यानी कि लोगों को दिखना चाहिए कि हमने जो डिसीजन लिया है उसका देखिए इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। फिर राजस्व के मामलों को प्रमुखता दी जानी चाहिए। यानी कि लोगों से जुड़ा हुआ जो मुद्दा है, कृषि से संबंधित है, भूमि से संबंधित है, उन मुद्दों को प्रमुखता से सामने लाया जाना चाहिए। उन पर लोगों की राय जाननी चाहिए क्योंकि वो उनके सेल्फ इंटरेस्ट से जुड़े हुए होते हैं। तो उन मुद्दों पर ज़्यादा बात की जानी चाहिए। आमजन को जागरूक बनाना चाहिए। मतलब उन्हें ये रखना चाहिए कि वो प्रश्न पूछें या अपनी जिज्ञासा रखें किसी भी योजना के बारे में, कार्यक्रम के बारे में। अगर गांव के स्तर पर लागू हो रही है तब भी, या केंद्र या राज्य की तरफ से लागू हो रही है तब भी उन्हें जानकारी होनी चाहिए। फिर उसके अलावा सामान्य रुचि के विषयों पर विचार विमर्श होना चाहिए। यानी कि मैं पहले एग्जाम्पल दे चुकी हूँ, जैसे कृषि से जुड़े हैं, भूमि से जुड़े हैं, स्कूल खोला जाना है गांव में, या कोई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोला जाना है, या किसी प्रकार का यूथ हॉस्टल बनाया जाना है, या छात्र छात्राओं के विकास के लिए कोई कार्य करने हैं, उनके बारे में ज़्यादा बात करनी चाहिए। यानी कि जो लोगों से सीधे जुड़े हुए हों, लोगों को लगे कि हमारे विकास के लिए, हमारे परिवार या हमारे बच्चों की ग्रोथ के लिए, रोजगार के लिए ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। इस प्रकार के मुद्दों पर ज़्यादा बात होनी चाहिए। उसके अलावा समय समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का, यानी कि ग्राम सभा की जब बैठक हो तो आपने कई जगहों पर, ये तो आपने बहुत देखा होगा, ग्राम सभा की बैठक होती है तो वहाँ पर म्यूज़िक का बंदोबस्त होता है, नाच गाना चलता रहता है। उससे क्या होता है कि लोग, इसका मेन मुख्य उद्देश्य मनोरंजन करना नहीं होता, उसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि मनोरंजन हो रहा है ऐसा सोचकर ज़्यादा लोग इकट्ठे हो जाएं। और जब वो ज़्यादा इकट्ठे हो जाएंगे, शुरू में हो सकता है वो मनोरंजन पर फोकस हो, लेकिन बाद में उन्हें समझ आने लगेगा कि इस बैठक का मुख्य उद्देश्य कुछ और है, यहाँ पर हम कुछ और बात करने के लिए भी इकट्ठे होते हैं। तो मनोरंजन के साथ साथ जब उन बातचीत में शामिल होने लगते हैं, आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, विचार विमर्श करते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा उन मामलों में इन्वॉल्व होने लगते हैं। तो इस प्रकार के कार्यक्रमों को आयोजित करने का ये उद्देश्य होता है। तो ये आपका ग्राम सभा का पॉइंट पूरा होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम ग्राम पंचायत के बारे में पढ़ेंगे।
उस पे भी मैं आपको काफ़ी सारे नोट्स ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, इसीलिए मैं आपको शॉर्ट नोट्स में ही बताऊँगी मतलब मैं आपको समझाऊँगी ज़्यादा, जैसा मैं क्लास में करती हूँ मैं समझाऊँगी ज़्यादा, और रिटन नोट्स आपको सारे मिल चुके हैं। तो आई होप ये दोनों चीज़ें मिलकर आपको बहुत हेल्प करेंगी। थैंक यू सो मच।